हेलो दोस्तों, कैरियर प्लानेट पर आप सभी का वेलकम है। हम क्राउन सीरीज कर रहे थे। क्राउन का जो सामान्य अध्ययन पुस्तक था उस पुस्तक का जो है हम डिस्कशन कर रहे थे और कल हमने देखा था कि संपूर्ण वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में कि किस प्रकार से औद्योगिकीकरण आता है और किस प्रकार से क्रियाएं चलती है पूरे विश्व के इतिहास में। एक संक्षिप्त विवरण कल हम लोगों ने देखा था क्राउन की किताब से, ठीक है। और कल हमने बताया था कि आज हम देखने वाले हैं कौन चीज़। तो आज हम पर्सनली विश्व भूगोल देखने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी देखेंगे और वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी हम ब्रह्मांड के बारे में चर्चा करेंगे। और ये किस किस एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा, तो बिहार दरोगा का जो स्पेशली एग्ज़ाम होने वाली है 2213 पोस्ट के लिए, ठीक है, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इसके साथ साथ यदि आप बीपीएससी का तैयारी करते हैं या चाहे बिहार सचिवालय के लिए आप देना चाहते हैं, एनटीपीसी ग्रुप डी वगैरह या और भी जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उस सारे एग्ज़ाम में यदि विश्व भूगोल या ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उन सारे के लिए आप जो है ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप मेरे टेलीग्राम ज्वाइन करके आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी हम डायरेक्ट लिंक दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें मानव और पर्यावरण, मानव और उसका जो पर्यावरण है दोनों के बीच में जो संबंध होता है, संबंध के अध्ययन जिस विषय में किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, भूगोल कहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ भूगोल को दो शाखाओं में बांट दिया गया है, ठीक है। भूगोल को दो शाखा में, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। और भौतिक भूगोल में किस चीज़ का वर्णन है, तो भौतिक भूगोल में पृथ्वी के अंदर और पृथ्वी के ऊपर में जितने भी संरचनाएं हैं या भौतिक तत्व है सबका अध्ययन किया जाता है। किसमें, भौतिक भूगोल में, ठीक है। भौतिक भूगोल, भौतिक पर्यावरण, यही सब है भौतिक भूगोल के अंतर्गत। अब जो दूसरी ओर मानव भूगोल है, इस मानव भूगोल में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, तो मानव भूगोल में जो है पृथ्वी पर या भूतल पर मानवों के दशा के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो मानव भूगोल होता है। मानव भूगोल तो जो है पृथ्वी और मनुष्य के बीच पारस्परिक एक नई सोच, नई समझ के बारे में बतलाता है मानव भूगोल। तो ये था भूगोल के बारे में एक छोटी सी जानकारी। अब हम बात कर लेते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, ब्रह्मांड के बारे में। और हम स्टार्ट करते हैं ब्रह्मांड क्या होता है, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है कि ये ब्रह्मांड विज्ञान। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कॉस्मोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। तो आपको इंग्लिश में देगा कॉस्मोलॉजी, आपको हिंदी में ब्रह्मांड विज्ञान देगा। तो कोई भी आदमी बोल देगा कि ब्रह्मांड विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो बोल देगा ब्रह्मांड का। ऐसे नहीं पूछा जाता, इंग्लिश में पूछा जाता है कि कॉस्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। ब्रह्मांड का वैज्ञानिक कथन ब्रह्मांड विज्ञान या कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड में तारा, आकाशगंगा, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड आदि को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। ब्रह्मांड का तो न तो कोई अंत है और न कोई शुरुआत है, ठीक है। इसका कोई न केंद्र है, न ही कोई किनारा है, न ही आरंभिक बिंदु है। दूसरी ओर आइंस्टीन का जो सापेक्षता का सिद्धांत है या विशिष्ट सिद्धांत है, उसके अनुसार समस्त स्थान एवं समय का गुरुत्व के कारण अंतहीन चक्र के रूप में एक आवाज है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब जो ये ब्रह्मांड बना कैसे, ब्रह्मांड के उत्पत्ति के बारे में विद्वानों में बहुत ही मतभेद चल रहा है। अलग अलग विद्वान अलग अलग बातें इसके बारे में बताते आए हैं और बता के चले भी गए हैं। तो फाइनली यहाँ पर कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट किया गया है। तो कुछ यहाँ पर सिद्धांत है, जैसे कि सतत सृष्टि का सिद्धांत। इसका जो सतत सृष्टि का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, थॉमस गोल्ड और हरमन बॉन्ड के द्वारा। याद रखिएगा, थॉमस बॉन्ड और हरमन बॉन्ड के द्वारा सतत सृष्टि का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार। उसके बाद संकुचन विमोचित का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन एलन सैंडेज के द्वारा किया गया था, एलन सैंडेज के द्वारा। और महाविस्फोट का सिद्धांत, सबसे प्रचलित सिद्धांत यह है महाविस्फोट का सिद्धांत, और पूरे विश्व में इसी सिद्धांत को माना जाता है, ठीक है। और यही सबसे ज़्यादा प्रचलित है और ये सिद्धांत जो है जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा जो है दिया गया था। तो चलिए इस सिद्धांत को हम देख लेते हैं कि महाविस्फोट का सिद्धांत, इंग्लिश में इसी को बिग बैंग थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी भी बोलता है। तो बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेत्रे साहब के द्वारा जो है दिया गया था, जिसके अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार 15 अरब वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांड जो है अत्यंत सघन पिंड के रूप में था। सघन का मतलब अर्थ समझिए, बहुत सारा शब्द ऐसा है कि हम लोग समझते नहीं। सघन का मतलब होता है ये एक
पिंड है, ठीक है। इस पिंड के बीच में जितने भी अणु, मान के चलिए ईंटा को आप देखेंगे, ईंटा में बहुत नजदीक नजदीक कण होते हैं, जिसके जिसमें अंतराण्विक स्थान बहुत कम होता है वो बहुत सघन होगा। और जैसे कि पानी का अंतराण्विक स्थान ज्यादा होता है वो क्या होता है, विरल हो गया। तो उसी प्रकार से अत्यंत सघन पिंड था, क्या था, करीब 15 अरब वर्ष पूर्व आज जिस ब्रह्मांड में सूर्य तारा या ग्रह तैर रहे हैं, पहले एक सघन पिंड था जिसमें एक विस्फोट होता है, ठीक है। इस विस्फोट के कारण जो है चारों ओर ब्रह्मांड का जो पदार्थ है, ब्रह्मांड फट के बिखर जाता है। वही बिखरा हुआ पदार्थ कहीं पृथ्वी का रूप ले लिया है, कहीं सूरज का रूप ले लिया है, कहीं वरुण का रूप, कहीं बृहस्पति का रूप, कहीं कुछ, कहीं उल्का पिंड, कहीं कुछ। तो बिग बैंग थ्योरी क्या बोलता है कि आज से करीब 15 करोड़ वर्ष पूर्व जो है संपूर्ण ब्रह्मांड एक सघन गोला था, जो जिसमें विस्फोट हुआ, विस्फोट के कारण जो है ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो ये थ्योरी क्या कहा, ये थ्योरी जो महाविस्फोट का थ्योरी है। और आज भी जो है करोड़ों वर्ष के बाद भी, 15 करोड़ वर्ष पहले था और आज भी करोड़ों वर्ष के बाद भी ब्रह्मांड धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ ही रहा है। लेकिन ब्रह्मांड क्या है कि एक स्थान पर स्थिर है, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ता है, एक स्थान पर स्थिर नहीं है। खगोल वैज्ञानिक अभी तक जान नहीं पाए कि ब्रह्मांड बंद है, अर्थात जिसका फैलाव अंत बंद हो जाएगा या सिकुड़ना चालू हो जाएगा। तो ये चीजें था बिग बैंग थ्योरी। उम्मीद करते हैं कि बिग बैंग थ्योरी को आप समझे होंगे। अब ब्रह्मांड के उत्पत्ति के बाद जो सबसे बड़ी बात आती है कि ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार के जो चीजें हैं या ब्रह्मांडीय पदार्थ है, उसके बारे में भी अध्ययन करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो यहाँ पर देखिए आकाशगंगा, जिसको हम इंग्लिश में गैलेक्सी के नाम से भी जाना जाता है जिसको, तो आकाशगंगा क्या होता है, आकाशगंगा एक तारकीय मतलब ब्रह्मांडीय पदार्थों का क्या होता है, समूह होता है, जिसमें तारा होता है, निहारिका होता है और अंतर तारकीय पदार्थ का एक समूह होता है। आकाशगंगा में क्या होता है कि करोड़ों तारों, अरबों तारों का एक परिवार होता है आकाशगंगा, और ये अपने गुरुत्व से अपने एक दूसरे में बांध के रोके रखते हैं। आकाशगंगा गैस और धूल के साथ, तारों के साथ संगठित भी रहते हैं। अब आकाशगंगा के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि स्पाइरल आकाशगंगा और दीर्घवृत्ताकार। यहाँ पर एक चीज हमको समझना पड़ेगा, सबसे पहली बात यहाँ पर देखिए, एक चीज हम दो अलग अलग कलर से बता रहे हैं। ये एक चीज है, ठीक है, गोलाकार है, और ये एक ठीक गोलाकार हम रेड कलर से बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ताकि आपको समझने में दिक्कत होगा। ये एक वृत्त है, ठीक है, इसका केंद्र यह है, यहाँ से चारों साइड क्या है, डिस्टेंस सेम है, सभी जगह पर क्या है, डिस्टेंस सेम है। और ये एक अंडाकार है, ये भी गोलाकार ही है, और इसका यहाँ से दूरी कम होगा, ठीक है, यहाँ से फिर दूरी ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ से दूरी कम होगा, यहाँ से दूरी ज़्यादा होगा, यहाँ से दूरी, अर्थात यहाँ से जो सेंटर होगा, सेंटर से सभी जगह पर एक टाइप का दूरी नहीं होगा। तो ये किस प्रकार का पथ हुआ, ये हो गया दीर्घ वृत्ताकार पथ, और ये हो गया वृत्ताकार पथ। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आप समझ गए। तो हमारा सूर्य जो है इस दीर्घ वृत्ताकार पथ पर जो है घूमता है। इस वृत्ताकार पथ पर नहीं, वृत्ताकार पथ का मतलब होता है सभी जगहों से समान दूरी पर। तो उम्मीद करते हैं कि दीर्घ वृत्ताकार या इलिप्टिकल आप चीज को समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आकाशगंगा के कितने प्रकार का, स्पाइरल आकाशगंगा, दीर्घ वृत्ताकार और अव्यवस्थित आकाशगंगा, ये 3 प्रकार के आकाशगंगा होता है। एक होता है कि मंदाकिनी, जिसको मिल्की वे कहते हैं, ठीक है। मंदाकिनी क्या होती है, हमारी आकाशगंगा हजारों मतलब मंदाकिनी से बनी हुई है, ठीक है, और मंदाकिनी सर्पिलाकार होती है, जिसकी 3 भुजाएं होती है, जिसमें सूर्य जो है दूसरी भुजा पर स्थित है। हमारी आकाशगंगा का व्यास, हम जिस आकाशगंगा में, उसका नाम है मिल्की वे या दुग्ध मेखला, ठीक है। हमारी आकाशगंगा का व्यास 1 लाख प्रकाश वर्ष है, 1 लाख प्रकाश वर्ष है, जो सूर्य के केंद्र से लगभग 2/3 बाहर की ओर स्थित है। आकाशगंगा का एक चक्कर लगभग 2250 लाख वर्ष में लगता है। सूर्य की आयु की गणना की जाए तो अब तक इसने लगभग 30 चक्र पूरे किए हैं। किसके, इस आकाशगंगा की। हमारी आकाशगंगा का निकटवर्ती पड़ोसी आकाशगंगा कौन है, एंड्रोमेडा, या जिसको हम देवयानी कहते हैं, ठीक है। मिल्की वे या दुग्ध मेखला का पड़ोसी आकाशगंगा कौन सा है, देवयानी एंड्रोमेडा, जो 20 लाख प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है। ब्रह्मांड में पाया जाने वाला डवार्फ आकाशगंगा सबसे नवीनतम ज्ञात आकाशगंगा है। अब यहाँ पर नेबुला क्या होता है या निहारिका क्या होता है, उस चीज के बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम। आकाशगंगा में स्थित निहारिका धूल और गैस के मेघ के कण होते हैं, या धूल या गैस के कण समझ जाइए। तो ये निहारिका एक प्रकार से मेघ होता है, जिसमें धूल और गैस के जो है छोटे छोटे कण का रूप धारण करके निहारिका का निर्माण होता है। ये गैस से उद्दीपित होती है, जो सीधे मेघ में प्रतिबिंबित होती है और निहारिका के रूप में दिखाई पड़ती है। इसी को हम लोग निहारिका भी कहते हैं।
अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक तारा के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। तारा क्या है? यहाँ पर देखिए, तारा उष्ण चमकती हुई गैसों के भाग है जो निहारिकाओं से उत्पन्न होती है। अभी कुछ देर पहले हमने निहारिका के बारे में देखे थे कि जो कि गैस और धूल के कण होती है, और ये चमकती हुई भाग जो होते हैं गैस के भाग होते हैं। ये आकार और द्रव्यमान और तापमान में सूर्य के व्यास से 450 गुना छोटे से लेकर 1000 गुना बड़े तक हो सकते हैं। ठीक है, अर्थात ये सूर्य से छोटे भी हो सकते हैं और सूर्य से 1000 गुना बड़े भी हो सकते हैं। इसका जो द्रव्यमान होता है यह सूर्य के द्रव्यमान से 1/20 से लेकर 50 ऊपर या उससे भारी हो सकता है। इसके धरातल का द्रव्यमान जो है 3000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है या पाया जाता है। सूर्य का जो सतह का तापमान होता है, सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और सूर्य का केंद्रीय भाग का जो है 10⁻15 जो है ट्रिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। अब नेक्स्ट सबसे बड़ी बात, कुछ जगह हमने इस प्रकार के टिक लगा दिए हैं, उसको थोड़ा और हो सके तो आप नोट भी कर सकते हैं। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। अर्थात कोई तारा लाल है, नीला है, या चाहे कुछ पीला टाइप का दिखाता है, क्या होता है? उसके तापमान पर निर्भर करता है। और उनकी आयु का सूचक भी क्या है? तारों का रंग ही है जो उसके तारे का आयु का सूचक भी है। जो तारा जितना चमकीला होता है उसकी आयु उतनी ही कम होती है। क्या यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो तारा जितना चमकीला होता है उसकी आयु उतनी ही कम होती है। और जो तारा जितना नीला होता है, नीला रंग का तारा सबसे ज़्यादा गर्म होता है। याद रखिएगा, लाल रंग का तारा गर्म नहीं होता है। तारा में कुछ गैसें भी पाई जाती है, क्योंकि तारा एक प्रकार का निहारिकाओं से मिलकर बना होता है। तारा में 71% हाइड्रोजन, 26% 26.5% हीलियम और 2.2% जो है अन्य तत्व जो है सम्मिलित है तारा के फॉर्मेशन में। तारा में हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन की प्रक्रिया होती है। यही तारा में भी होता है और यही हाइड्रोजन जो है हीलियम में बदल जाते हैं। कहाँ पर? सूर्य में भी, जो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अब कुछ चीज़ें और हमको जान लेना यहाँ पर जरूरत बन जाता है। यहाँ पर देखिए, क्वैकर्स पूछ दिया जाता है कि क्वैकर्स क्या होता है? कि ब्रह्मांड में बिखरे बहुत सारे ऐसे मतलब तारे हैं जिससे कि रेडियो तरंगें निकलती है, उसको क्या बोलते हैं? क्वैकर्स बोलते हैं। और एक यहाँ पर है ब्लैक होल। ठीक है, ये ब्लैक होल क्या होता है या कृष्ण विवर क्या होता है? जब किसी तारे का अंत होता है, अर्थात जब किसी तारे का मौत होता है, तो उसका भार जो है सूर्य के भार से 3 गुना अधिक हो जाता है। अर्थात वो सूर्य से 3 गुना भारी हो जाता है। और जैसे जैसे उनकी मृत्यु नज़दीक आती है, अर्थात निपात होता है, विलुप्त होता है, तो वह तारा और अधिक सघन होते जाता है। यह इतना सघन हो जाता है कि प्रकाश का किरण भी इसके गुरुत्व केंद्र से नहीं निकल पाता है। इस प्रकार यह अंधेरा का क्षेत्र बन जाता है। इसको सीधे से देखा नहीं जा सकता है। इसी घटना को क्या कहते हैं? ब्लैक होल कहते हैं। अमेरिकी यात्री जॉन व्हीलर ने 1967 में सर्वप्रथम ब्लैक होल की संकल्पना की थी। अब यहाँ पर ब्रह्मांड के तारा का जो जीवन चक्र होता है, जीवन चक्र के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पर हम देख ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रत्येक गैलेक्सी में लाखों तारा है। जो तारा का निर्माण निहारिकाओं से हुआ है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल से गैस और धूल के कण बादलों का गोला के आकार में संगठित हो जाता है और उच्च ताप और संलयन की प्रक्रिया के सहारे एक तारे का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद तारा का जो मुख्य रूप से यहाँ पर एज हम देखते हैं। ठीक है, सूर्य के आकार का तारा, जितना बड़ा सूर्य, देखिए तारा अभी कुछ देर सूर्य से बड़ा भी हो सकता है, सूर्य से छोटा भी हो सकता है। सूर्य के आकार का तारा 10 मिलियन वर्ष तक जो है जीवित रह सकता है। इसके पश्चात तारे का हाइड्रोजन विनष्ट होने लगता है उसके बाद, और धीरे धीरे क्या होता है? 10 बिलियन वर्ष के बाद तारे की जो है मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाता है, अर्थात मृत्यु होने लगता है। कितने बड़ा तारा? तो सूर्य के आकार का तारा 10 मिलियन वर्ष जीता है। किसी भी तारे का जीवन अवधि उसकी आकार पर भी निर्भर करती है। ठीक है, सूर्य के आकार का, अर्थात एक सोलर मास के तारे 10 बिलियन वर्ष होती है। एक सोलर मास के तारा 10 बिलियन, जितना बड़ा तारा होता जाएगा उसकी जीवन अवधि उतनी ही कम होती जाएगी। अर्थात उसके साइज जितना बड़ा होगा उसका जीवन अवधि उतना ही कम होगा। सूर्य से 50 गुना बड़ा तारा का जीवन सिर्फ कुछ ही मिलियन वर्ष होता है। विकास की मुख्य अवस्था से निकलकर तारा वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होता है, फिर बाद में मौत हो जाता है। और जब मौत होने लगता है तो इसको रेड जियंट्स बोलते हैं या चाहे रक्त दानव बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है अपने मृत्यु की 3 दशाओं में, जब तारा की मृत्यु होती है तो 3 दशाओं से गुजरना पड़ता है। सबसे कृष्ण वामन, न्यूट्रॉन स्टार और कृष्ण विवर अर्थात ब्लैक होल, इस प्रकार से तारे का जो है मृत्यु होता है।
तो इस प्रकार से जब तारा की मृत्यु होती है तो उसे 3 दशाओं से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले वो जो है कृष्ण वामन बनता है, उसके बाद न्यूट्रॉन स्टार बनता है, फिर कृष्ण वीवर या ब्लैक होल बन के उसके बाद उसका मृत्यु होता है। इस प्रक्रिया में उसे 3 और दशाओं से गुजरना पड़ता है। और जैसे कि सूर्य के सदृश छोटे तारे, ठीक है, कुछ तारे जो सूर्य के समय आकार के होते हैं, रक्त दाना अवस्था एवं नोवा विस्फोट के बाद यदि उसका द्रव्यमान 1.44 गुना सीमा के अंदर होता है तो उसे श्वेत सामन बनना होगा और अंत में ब्लैक होल के रूप में या ब्लैक ड्वार्फ के रूप में उसकी मृत्यु होती है। फिर उसी प्रकार मध्यम तारे, फिर अंत में बड़े तारे बनकर जो है उसकी मृत्यु होती है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये चंद्रशेखर सीमा है। इस चंद्रशेखर सीमा को जानना होता है। भारतीय वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने 1930 ईस्वी में सूर्य के द्रव्यमान के बराबर, सौर्जिक द्रव्यमान वही होता है, की संकल्पना की थी कि वह निश्चित सीमा जिसके अंदर श्वेत वामन बनते हैं, मतलब यही जो 3 दशाएं होते हैं, तो श्वेत वामन तारा जब बनता है जिसके ऊपर के अवशेष द्रव्यमान तारे, न्यूट्रॉन तारे या चाहे कृष्ण तारे होते हैं, वो ब्लैक होल के रूप में जो है परिवर्तित हो जाते हैं। इसी सीमा को क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर सीमा। तो यहाँ पर 1.44 सौर्जिक द्रव्यमान की चंद्रशेखर सीमा या सुपर नोवा तारे के बराबर होता है। अब यहाँ पर तारामंडल होते हैं कुल स्टेशन। तो तारामंडल कई तारों का समूह होता है, जैसे कि सप्तऋषि तारामंडल, ये भालू के आकार का होता है, जिसका पूंछ हमेशा क्या होता है, सूर्य से दूर दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद ताला अल्फा नक्षत्र, यही सब मतलब तारा अंतर है। और इस प्रकार से कुल इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार आकाश में कुल 88 तारामंडल स्थित हैं, ठीक है, जिसमें अधिकांश को दक्षिणी गोलार्ध में देखा जा सकता है, ठीक है। टोटल कितने तारामंडल है? 88 तारामंडल, जिसमें से अधिकांश तारामंडल कहाँ पर है? दक्षिणी गोलार्ध में आसानी से देखे जा सकते हैं। अब जो सबसे बड़ा टॉपिक है हम लोग का सौर मंडल, तो सौर मंडल को देखते हैं। वीडियो को एक बार नहीं हुआ तो आप दोबारा भी देख सकते हैं। तो सौर मंडल को देखते हैं। सौर मंडल में क्या होता है कि एक केंद्रीय सूर्य केंद्र में होता है और जितने भी ग्रह होते हैं उसके चारों ओर क्या करते हैं? परिक्रमा का होता है, चक्कर लगाता है, ठीक है। सूर्य का परिवार सौरमंडल कहलाता है। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, ठीक है, और उपग्रह भी हैं, क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, ये सारे के सारे मिलकर क्या बनाते हैं? सौरमंडल बनाते हैं। सौरमंडल का लगभग 99.99% भाग का जो द्रव्यमान होता है केवल और केवल सूर्य में निहित है, ठीक है। केवल 0.1% ही अलग अन्य में है, बाद में कि 99.99% किस में है? सूर्य में है। सौर मंदाकिनी के केंद्र से लगभग 30,000 से लेकर 33,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, ठीक है। अभी जो कुछ देर पहले बताए थे कि ये मंदाकिनी है, मिल्की वे है, इससे कितने प्रकाश वर्ष की दूरी पर है? 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। कौन? सूर्य। चलिए तो हम अब अध्ययन करते हैं सूर्य के बारे में। तो आधुनिक अनुमान के अनुसार, ठीक है, आधुनिक अनुमान के आधार पर मंदाकिनी के केंद्र से सूर्य की दूरी 32,000 प्रकाश वर्ष है, ठीक है। मंदाकिनी से कितनी दूरी पर है? 32,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोना में सूर्य स्थित है, ठीक है। सूर्य गोलाकार कक्ष में 250 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति सेकेंड की औसत गति से जो है मंदाकिनी के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। सूर्य भी क्या करता है? मंदाकिनी के चारों ओर, मिल्की वे के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर काटते हैं। इस गति से केंद्र के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। यही अवधि कॉस्मोस ईयर कहलाते हैं, या चाहे ब्रह्मांड वर्ष। अर्थात जितना अवधि सूर्य को मंदाकिनी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगते हैं उसको क्या बोलते हैं? सौर वर्ष बोलते हैं, या चाहे ब्रह्मांड वर्ष बोलते हैं। सूरज क्या है कि पृथ्वी से 109 गुना लगभग में बड़ा है और 3,33,000 गुना भारी है, ठीक है। कितना गुना बड़ा है इस डाटा को याद रखेंगे, कहीं कहीं पूछा जा सकता है। 109 गुना बड़ा है और 3,33,000 क्या है? उनसे भारी है। लेकिन उसका द्रव्यमान, लेकिन उसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 28 गुना अधिक है। अर्थात सब कुछ ग्रेटर ही देन है, ठीक है। उसका व्यास भी बड़ा है, 109 गुना व्यास बड़ा है, 3,33,000 गुना भारी है, ठीक है। उसके बाद 28 गुना अधिक जो है सूर्य में गुरुत्वाकर्षण है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी चीज को पृथ्वी x स्पीड से खींचती है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य उसको 28x स्पीड से क्या करेगी? खींचेगी, अर्थात तुरंत खींच लेगी। सूर्य पृथ्वी से 15,000 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस चीज को याद रखिएगा, कहीं कहीं 14.9 भी दे देता है, ठीक है, किलोमीटर, तो उसको हमको याद रखना है। टोटल इसको राउंड फिगर करके 15,000 किलोमीटर है, जिसके सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकेंड
16.6 सेकेंड लगते हैं, या चाहे पूछेगा तो 500 सेकेंड एक ही बार में बोल देंगे। तो ये सही जवाब बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछे जाते रहता है, इसीलिए बीपीएससी में सभी जगह पूछा जाता है, आप इसको याद रख सकते हैं। सूर्य का आयु 5 अरब वर्ष है और इसका व्यास जो है, सूर्य का व्यास कितना है 13,000, ठीक है 13,91,113,91,000 और 16 किलोमीटर, कितना 13,91,000 और 16 किलोमीटर सूर्य का व्यास है, ठीक है। अब हम लोग सूर्य की संरचना के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि सूर्य किस किस संगठन से मिलकर बना है, ठीक है। सूर्य का केंद्रीय भाग कोर कहलाता है, ठीक है, जिसको कोर भी बोलते हैं, जिसका तापमान जो है 15-1.5 लाख डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इसके बाहरी सतह का को क्या बोला जाता है, प्रकाश मंडल बोला जाता है, जिसके सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। अर्थात यदि ये सूर्य है, ठीक है, चारों ओर से प्रकाश निकल रहा है, तो इसका जो ये सतह है, सतह का कितना है 6000 डिग्री, और इसका कितना है 15, इसका क्या है 1.5 करोड़ के आसपास डिग्री सेल्सियस इसका क्या है केंद्रीय भाग का। चलिए समझने की बात है, आप समझ लीजिएगा। सौर ज्वालाएं क्या है, सौर ज्वाला क्या होती है, बाहरी सतह से उठने वाली लपटी, ये जो बाहरी सतह थी, बाहरी सतह से जो लपट उठती है उसको सौर ज्वाला बोला जाता है। वर्णमंडल क्या होता है, क्रोमोस्फीयर, प्रकाश मंडल के किनारे वायुमंडल के प्रकाश का अवशोषण कर लेते हैं, जिसके कारण ये प्रकाशमान नहीं होता है, इसका कारण इसका रंग लाल होता है। ये जो वर्णमंडल है ना, ये जो आपको लालिमा दिखाई पड़ती है, वर्णमंडल में ही लालिमा दिखाई पड़ती है। ये क्रीट क्या होता है, क्रीट को कोरोना बोलते हैं, ये कोविड-19 नहीं है, ये कोरोना। ये एक्स किरण, सूरज का जो क्रीट है, ये एक्स किरण उत्सर्जित करने वाली बाहरी भाग है, जो ये जो सूर्य क्रीट केवल सूर्य ग्रहण के टाइम में दिखाई पड़ता है। ये फ्राउनहोफर रेखाएं क्या है, फ्राउनहोफर रेखा के ये जो सूर्य है, सूर्य की तरह आप देखेंगे तो उसके बीच में आपको लगेगा कि इसके बीच में क्या है, तो कुछ काली काली संरचना है, जिसको जो क्या बोला जाता है फ्राउनहोफर रेखा है। जब आप छोटे होंगे तो आपकी मम्मी एक कहानी भी सुनाएंगी कि सूर्य पर चंदा मामा वगैरह रहते हैं, पेड़ के नीचे में बैठा हुआ है, उसकी मम्मी उसके लिए खाना लेकर आ रही है, वही काला वाला चीज़ जो है सूर्य के केंद्रीय भाग में दिखाई पड़ता है, उसको फ्राउनहोफर रेखाएं बोला जाता है। ये काली रेखाएं होती है जो सूर्य की सतह पर देखा जा सकता है। ये सौर कलंक क्या होता है कि कोरोना के काल में काले रंग का धब्बा, जिनका तापमान बहुत ही उच्च होता है लेकिन सूर्य की सतह से जो है कम होता है, ये सौर कलंक या सन स्पॉट कहलाता है, ठीक है। इसमें विशाल मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान होता है। सौर कलंक के कारण ज्वालाओं के परिणाम स्वरूप पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र में झंझावत उत्पन्न होता है, ठीक है, जिससे पृथ्वी पर जितने भी टीवी वगैरह चलते हैं वो भी मतलब प्रभावित हो जाते हैं। सौर कलंक का एक चक्र 11 वर्ष में पूरा होता है। शुरू के 11 वर्ष तक बढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे क्या करते हैं घटते जाते हैं। सौर पवन क्या है कि सूर्य के कोरोना से निकलने वाले प्रोटॉन्स की धारा को सौर पवन बोला जाता है। ध्रुवीय ज्योति क्या होता है, देखिए उत्तरी ध्रुव पर जब सूर्य चमकता है तो उसको ऑरोरा बोरियालिस कहला जाता है, और दक्षिणी ध्रुव पर क्या होता है ऑरोरा ऑस्ट्रेलियालिस, ठीक है। उत्तरी ध्रुव पर क्या बोला जाता है ऑरोरा बोरियोलिस, और दक्षिणी ध्रुव पर क्या बोला जाता है ऑरोरा ऑस्ट्रेलियालिस, जो रोशनी की बरसात का आभास करता है, अर्थात उस पर सूर्य क्या होता है चमकते हैं। अब सौरमंडल में कुछ पिंड होते हैं, उस पिंड को हम देख लेते हैं, ठीक है। तो पिंड का मतलब वही ग्रह सब, कुछ परंपरागत ग्रह है जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बौने ग्रह भी है जैसे कि प्लूटो, चेरन, सेरस, और कुछ लघु पिंड भी होते हैं जैसे कि उपग्रह हो गया, धूमकेतु हो गया, और अन्य भी आकाशीय पिंड हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं ग्रहों के बारे में। सूर्य से निकले हुए पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं तथा सूर्य से ही ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करके अपने आप को भी चमकीला करवाते हैं, ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। सूर्य से ही प्रकाशित होते हैं, ठीक है, इसका अपना प्रकाश नहीं होता है। ग्रहों में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है और अपनी परिक्रमा कक्षा पाई जाती है ग्रहों में, ठीक है। यदि इतनी शर्त नहीं पूरा करते हैं तो उसको हम ग्रह नहीं मानते हैं। कौन सा शर्त, उसका अपना गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए और अपना कक्षा होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि पार्थिव ग्रह क्या होता है और क्या होता है कि आंतरिक ग्रह क्या होता है, ठीक है, या चाहे जोबियन ग्रह बोलते हैं। तो कुछ इस प्रकार से ये सन है हम लोग का। फिर ये देखिए, ये हो गया बुध, शुक्र, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। ये हो गया 8 ग्रह। इस 8 ग्रहों में क्या है कि यहाँ पर इस बीच में बृहस्पति और मंगल के बीच में ये हो गया मंगल, ये मंगल हो गया, ये लाल वाला, और ये हो गया बृहस्पति। इस दोनों के बीच में क्या है कि एक बेल्ट पाई जाती है,
ठीक है। इस बेल्ट में इसी दोनों के बीच में क्या होता है कि क्षुद्र ग्रह रहता है, मंगल और बृहस्पति के बीच में। तो इस क्षुद्र ग्रह वाला बेल्ट के इस साइड को हम क्या बोलते हैं, पार्थिव या आंतरिक, ठीक है ना। इस बेल्ट के अंदर को पार्थिव बोलते हैं, और इस बेल्ट के इस साइड को क्या बोलते हैं कि बाह्य ग्रह बोलते हैं, या चाहे जोवियन ग्रह बोलते हैं, ठीक है। समझ सकते हैं, उम्मीद करते हैं। ये बुध हो गया, ये शुक्र हो गया, ये पृथ्वी हो गया, ये मंगल हो गया, और ये हो गया बृहस्पति। तो बृहस्पति और मंगल के बीच का जो भाग होता है उसी बीच में क्या होता है कि क्षुद्र ग्रह अपना चक्कर काटता है, और क्षुद्र इस वाला बेल्ट से इधर को हम क्या बोलते हैं, पार्थिव वाला ग्रह, इस वाला से इधर को क्या बोलते हैं, तो बृहस्पति वाला ग्रह। तो आंतरिक ग्रह या चाहे पार्थिव ग्रह में क्या सब हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया और मंगल हो गया। क्यों? क्योंकि ये क्षुद्र ग्रह का बेल्ट वाला इधर है, और ये बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य ग्रह। अब सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार हम लोग देख लेते हैं, तो इसको हम ऐसे ही याद रखेंगे। सबसे पहले बुध होता है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल और बृहस्पति। इस मंगल बृहस्पति के बीच में ही क्या होता है, क्षुद्र ग्रह। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, क्षुद्र ग्रह क्या करता है, चक्कर काटते रहता है। और फिर शनि, अरुण और वरुण, ठीक है, ये 8 ग्रह हैं। अब हम यहाँ पर कुछ चीज़ें और देखते हैं। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं आकार के अनुसार बड़ा से छोटा, ठीक है। सबसे बड़ा कौन होता है, बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। याद रखना है, अरुण बड़ा है, वरुण नहीं। फिर पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, शुक्र छोटा, मंगल 7वां। देखिए शुक्र और मंगल में भी कभी कभी बच्चे फंस जाते हैं, शुक्र बड़ा है और मंगल छोटा है, और बुध सबसे छोटा है। या चाहे आप इधर से भी याद रख सकते हैं, बुध सबसे छोटा, उससे छोटा मंगल, फिर मंगल से बड़ा शुक्र, शुक्र से पृथ्वी, पृथ्वी से वरुण, वरुण से अरुण, अरुण से शनि, शनि से बृहस्पति। अब यहाँ से आप एक छोटा सा फिगर भी यहाँ पर बना दिया गया है, आप देख सकते हैं। ये हमारा सन है, इसमें से सूरज की किरणें निकल रही है, ठीक है। ये इसकी कक्षा पर सबसे पहले क्या है, बुध है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद क्या है, फिर मंगल है, मंगल के बाद क्या है, पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद क्या है, बृहस्पति, बृहस्पति के बाद क्या है, शनि, शनि के बाद क्या है, अरुण, अरुण को इंग्लिश में क्या बोलता है, यूरेनस, उसके बाद क्या है, नेपच्यून। अब यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो मंगल वाला है, मंगल वाला जो है, ये वाला जो कक्षा है, और ये जो बृहस्पति का कक्षा है, इस दोनों कक्षा के बीच में क्या होता है, क्षुद्र ग्रह का कक्ष, मतलब कि चक्कर काटते रहता है चारों ओर, कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे अच्छा, इस बीच सब में कहीं नहीं रहता है। कहाँ पर रहता है, मंगल वाले कक्षा के बीच में और बृहस्पति वाले कक्षा के बीच में जो होता है, इसी बीच में क्षुद्र ग्रह क्या करते रहते हैं, अपना चक्कर काटते रहते हैं। और इसी क्षुद्र ग्रह बेल्ट से, ये जो जिस कक्षा में ये काटते हैं, उस बेल्ट से अंदर को आंतरिक ग्रह और इससे बाहर को बाह्य ग्रह कहते हैं। इसी चीज़ को हमने पहले देखा था। और ये जो शनि ग्रह है, शनि ग्रह के सर में 5 छल्ले हैं, अब आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। और यहाँ पे अरुण और यहाँ पर वरुण है, ठीक है। सबसे यदि क्वेश्चन पूछ देगा कि सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो बुध ग्रह बताएंगे। सूर्य से सबसे दूरस्थ कौन है, तो यहाँ पर क्या बताएंगे, तो इसको नेपच्यून बताएंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन और देख सकते हैं कि ऐसा कौन ग्रह है जो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। तो जो नज़दीक होगा उसका कक्षा भी छोटा होगा, और क्या करेगा, जल्दी से सूर्य का चक्कर भी लगा लेगा। और यहाँ पर सबसे जो दूर में होगा उसको अधिक दूरी तय करना पड़ेगा, इसलिए नेपच्यून को सबसे अधिक टाइम लगता है। उसके साथ साथ यहाँ पर एक क्वेश्चन और ध्यान रखेंगे कि सबसे ठंडा ग्रह कौन होगा। जो सूर्य में तो गर्मी होता है, जो जितना दूर होगा उसको वो उतना ठंडा होगा, तो नेपच्यून सबसे ठंडा है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ याद नहीं रखेंगे, यहाँ पर बुध सबसे नज़दीक है, तो बुध सबसे गर्म ग्रह नहीं है। बुध से भी गर्म ग्रह, 8 ग्रह में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह। इस चीज़ को याद रखेंगे, ऐसे याद नहीं रखेंगे कि सूर्य के नज़दीक में है तो बुध सबसे गर्म होगा, नेपच्यून सबसे ठंडा होगा। और इस सभी ग्रहों में, जितना सभी ग्रह है, सभी ग्रहों में पृथ्वी पर ही केवल जीवन है, यहीं पर केवल ऑक्सीजन भरपूर मात्रा मिलता है, और यहीं पर आदमी है। बाद में कि जितना भी ग्रह देखना है पृथ्वी के साइज से भी बड़ा है, ये पृथ्वी से ही बड़ा है, लेकिन ये सब पे कहीं पे भी जीवन नहीं है, अर्थात आदमी नहीं रहते हैं, क्योंकि आदमी के ज़िंदगी के लिए यहाँ पर मनोदशा नहीं पाया जाता है। अब यहाँ पर मंगल पर कॉलोनी, मानव कॉलोनी बसाने की, क्योंकि मंगल और यहाँ पर जो ये पृथ्वी है, दोनों का जो सेम कक्षीय झुकाव है, और इसी की तरह मौसम भी चेंज होता है, इसीलिए मंगल पर भी कॉलोनी जो है बनाने की मानव सोच रही है। और पृथ्वी का अपना भी एक उपग्रह है, जिसको हम क्या बोलते हैं, चंद्रमा। तो ये चीज़ें हम बाद में देखेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। यम को पहले ग्रह मान लिया गया था, लेकिन 2006 में जो चेक में सम्मेलन हुआ उसको ग्रह के श्रेणी से निकाल दिया गया है। वही बात यहाँ पर कह दिया। क्यों निकाल दिया, क्योंकि उसका अपना परिक्रमा कक्ष नहीं था, इसीलिए उसको निकाल दिया गया है, ठीक है। यम क्या करता था
कि प्लूटो क्या करता था कि नेपच्यून के परिक्रमा पथ पर क्या करता था, अपने परिक्रमण पथ को कर लेते। तो अब यहाँ पर हम बारी बारी से सभी ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं। तो बुध ग्रह सबसे पहले आता है, तो सबसे पहले इसको देखते हैं। इंग्लिश में इसको मरकरी बोला जाता है, आपको कई बार इंग्लिश में भी दे दिया जाता है, तो आपको भटकना नहीं है। बुध सौरमंडल में सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह, ये चीज़ तो हम लोग जानते हैं। सूर्य के सबसे निकट होने के कारण यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है, ये बात भी हम लोग देख चुके हैं। आकार के दृष्टि के अनुसार यह सबसे छोटा उपग्रह है और इस उपग्रह का, किसका, बुध का कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसका कोई वायुमंडल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर जो तापांतर होता है, अब तापांतर क्या होता है कि दिन में कुछ ताप है, रात में कुछ ताप है, तो दोनों में जो अंतर है, ठीक है, दिन में बहुत ठंडा है और रात में बहुत गर्मी है, तो दोनों का जो अंतर वही तापांतर कहलाता है। इससे वहाँ पर जो जिंदगी वगैरह कुछ भी है वो बहुत फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर दैनिक तापांतर जो है सर्वाधिक पाया जाता है। दिन में यहाँ पर 467 डिग्री सेल्सियस रहता है, और जब हम लोग खाना बनाते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी को खौला के खाना बनाते हैं, और वहाँ पे 400 डिग्री सेल्सियस रहता है। आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर कुछ भी होगा, सटाक से आग जल जाएगा, बिना माचिस पेट्रोल जलाए वहाँ पर आग लग जाए। और रात में क्या होता है, ठीक सेम जगह पर माइनस में चल जाता है 170 डिग्री सेल्सियस। जब आप एक फ्रिज में एक गिलास पानी रख देते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस करते हैं, तो बर्फ़ बन जाता है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि माइनस में चल जाता है, अर्थात जो जहाँ पर है वृक्ष पौधे जो भी कुछ भी होंगे बुध पर, तो क्या होगा, जम के एक ही दिन में फिर ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती होगी। यही चीज़ें यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पर वायुमंडल नहीं होने के कारण तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है। सूर्य से दूरी के अनुसार जो दूसरा ग्रह है बुध के बाद शुक्र, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेनस बोलते हैं, ठीक है। शुक्र का आकार लगभग पृथ्वी के आकार के समान है, ठीक है। जितना बड़ा पृथ्वी है, जिस पृथ्वी से अभी हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक उतना ही बड़ा कौन है, शुक्र भी है। इसीलिए इसे पृथ्वी की बहन बोला जाता है या सिस्टर प्लानेट बोला जाता है। पृथ्वी का बहन किसको बोला जाता है, सिस्टर प्लानेट, किसको, तो शुक्र को, क्योंकि यह पृथ्वी के आकार का होता है। यह पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है, अर्थात ये पृथ्वी का, यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीक होगा, तो शुक्र मारेंगे, ठीक है। सबसे निकटतम ग्रह है, शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। तो दो ग्रह ऐसे हैं जिसका कोई उपग्रह नहीं है, एक तो बुध और एक शुक्र। इस बुध या शुक्र को, इस शुक्र ग्रह को भोर का तारा या चाहे सांझ का तारा या संध्या का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि सुबह के समय यह पूरब की दिशा में दिखता है और शाम के समय में यह पश्चिम की दिशा में दिखाई देता है। जब आप सुबह को खड़ा होकर पूरब की ओर देखेंगे तो शुक्र ग्रह को आप देख सकते हैं थोड़ा सा पीला टाइप में, और शाम को पश्चिम की ओर। यह जो ग्रह है, कौन सा ग्रह, शुक्र ग्रह, ये सर्वाधिक गर्म है, ठीक है। 480 डिग्री सेल्सियस इसका जो है तापमान होता है, ये सबसे अधिक गर्म, इससे गर्म कोई ग्रह नहीं है। सौर ऊर्जा का सर्वाधिक परावर्तन के कारण यह सबसे चमकीला ग्रह भी है। ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्नलिखित में कौन सा सबसे चमकीला ग्रह है, तो कौन सा ग्रह होगा, तो यही हो जाएगा शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। क्यों चमकीला है, क्योंकि सौर ऊर्जा जो सूर्य का ऊर्जा होता है, ये यहाँ पर क्या होता है, शुक्र ग्रह पर ही सबसे ज़्यादा चमकीला पड़ता है, इसीलिए क्या होता है, ये सबसे चमकीला भी है। इसका परिक्रमण काल, परिक्रमण क्या होता है, ये जितने भी ग्रह है ये सूर्य के चक्कर तो लगाते ही हैं, साथ साथ ये इसका एक अपना अक्ष भी है, ठीक है। इस अक्ष पे ये भी घूमते रहते हैं, ठीक है। ये घूमते, दो ग्रह को छोड़कर, अरुण को और यहाँ पर शुक्र को छोड़कर बाकी सब क्या करते हैं, जितने भी ग्रह हैं सभी ग्रह क्या करते हैं, तो पश्चिम से पूरब की ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। पश्चिम से पूरब की ओर सभी ग्रह, ठीक है। ये पश्चिम हो गया और ये पूरब हो गया, पश्चिम से पूरब की ओर, अर्थात क्लॉकवाइज में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। लेकिन अरुण क्या करता है, पूरब से पश्चिम की ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। अरुण और शुक्र क्या करते हैं, पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं, अर्थात परिक्रमा करते हैं। ये इसका परिक्रमण पूरब से पश्चिम की दिशा में है। और इसका जो शुक्र ग्रह का सर्वोच्च बिंदु है मैक्सवेल है, जो बीटा माउंटेन पर स्थित है। बीटा माउंटेन पूछेगा कहाँ पर है, तो शुक्र ग्रह पर है। नेक्स्ट जो हम लोग का, जिससे हम वीडियो बना रहे हैं अभी, पृथ्वी ग्रह आता है। पृथ्वी भी एक ग्रह है जो सूर्य का, इसको इंग्लिश में तो जानते ही हैं, अर्थ बोला जाता है। पृथ्वी सूर्य का तीसरा निकटतम ग्रह है और आंतरिक ग्रहों में से सबसे बड़ा। जितने भी आंतरिक ग्रह है, ठीक है, ये मंगल और बृहस्पति के अंतर वाला जो ग्रह था, आंतरिक ग्रह में सबसे बड़ा है। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन पाया जाता है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी बोला जाता है। इसका ये जो अपनी अक्ष पर, पृथ्वी भी अक्ष पर झुका हुआ और 23.5 डिग्री इसके अक्ष का झुकाव है। और इसका कक्षीय झुकाव जो अक्ष पर जो है कितना डिग्री, 23.5 डिग्री। और इसका जो कक्षा है, मतलब कितने डिग्री कक्षा पर, तो ये मतलब 66.5 डिग्री कक्षा पर क्या करते हैं, तो झुका हुआ है। इसका अक्षीय जो झुकाव 23.5 डिग्री और कक्षीय झुकाव
666 सूर्य के बाद पृथ्वी से निकटतम तारा कौन है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य भी एक तारा ही है, तो सूर्य के बाद सूर्य भी निकटतम है और दूसरा निकटतम कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसका एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा। अब चंद्रमा के बारे में देखते हैं। चंद्रमा के अध्ययन को हम क्या बोला जाता है? सेलेनोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, सेलेनोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? चंद्रमा का अध्ययन किया जाता है। और ये शांत सागर क्या है? ठीक है। तो चंद्रमा का जो पिछला भाग है, ये चंद्रमा का इधर से एक भाग दिखाई दे रहा है और ये जो पिछला वाला भाग है, ठीक है, चंद्रमा का पिछला वाला भाग अंधकारमय और धूल से भरा हुआ है। इसी को धूल का जो मैदान है उसको हम क्या बोलते हैं? शांति सागर। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यह पृथ्वी के बराबर 460 करोड़ वर्ष लगभग में इसका आयु हुआ है। जितना आयु पृथ्वी का उतना ही आयु इसी का, इसीलिए चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो है लिवंटीज पर्वत है। ठीक है, इसका चंद्रमा का सर्वोच्च शिखर कौन है? तो लिवंटीज पर्वत। और पृथ्वी से यदि आप देखेंगे तो चंद्रमा के केवल 59% भाग ही देखेंगे। आप कितना भी कोशिश कर लेंगे तो केवल 59% भाग देखेंगे, पूरा भाग आप नहीं देखेंगे। यहाँ पर अपोगी और प्रिजिगी, मतलब अपभू और उपभू दो चीज आ रहा है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चंद्रमा जब अपने कक्षा में पृथ्वी से अत्यधिक दूरी पर होता है उसको अपभू बोलते हैं। ठीक है, और जब सबसे नज़दीक होता है उसको उपभू बोलते हैं। याद रखेंगे, सबसे नज़दीक रहेगा और नज़दीक में है तो उसको अपभू, और वो दूर में है और से तो उसको बोलेंगे उपभू। जब चंद्रमा का प्रकाशित भाग प्रतिदिन बढ़ता जाता है तो वह शुक्ल पक्ष होता है, अर्थात जिसको इजोरिया बोलते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर जब चंद्रमा का रोशनी पड़ता है उसको शुक्ल पक्ष। और कृष्ण जी काला थे, तो जब चंद्रमा का प्रकाशित भाग घटता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कृष्ण पक्ष, उसको अनहरिया बोलते हैं। अब यहाँ पर एक है ध्रुव तारा, ठीक है, जिसको पोलो स्टार बोलते हैं। तो पोलो स्टार क्या होता है कि प्राचीन काल में लोग जो है तारा को देखकर दिशा का ज्ञान पता करते थे। तो जो एक ध्रुव तारा को जो है पृथ्वी के ठीक उत्तर में पाया जाता है, इसी को देखकर लोग समझ जाते कि उत्तर की ओर देखिए तो ध्रुव तारा दिखाई देता था, तो समझ जाते थे कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। ये सप्तऋषि क्या है? तो सप्तऋषि 7 तारों का एक समूह है जो आसमान में दिखाई देता है, जिसका पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहता है। और 7 तारों का नाम क्या है? ऋतु, पुलह, पुलस्त्य, क्षति, अंगिका, वशिष्ठ और मरीचि। ठीक है, और ये देख सकते हैं कि मरीचि का पूंछ सबसे बाहर में है। और ये डॉपलर प्रभाव क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जब हम किसी रेल की पटरी के पास खड़े होते हैं और सीटी बजता हुआ रेल का इंजन हमारे बगल से गुजरता है, तो हम पाते हैं कि जब इंजन या ध्वनि स्रोत जहाँ से ध्वनि आ रहा है हमारी ओर आता है तो सीटी का आवाज़ अधिक तीक्ष्ण मालूम पड़ता है और फिर दूर चल जाता है। तो क्या होता है कि हम कम ध्वनि के आभास को महसूस करते हैं। ठीक है, और जब इंजन हमसे दूर जाता है तो कम हमारे इसी प्रकार के जो आभास होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डॉपलर का प्रभाव। अतः जब कभी भी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षित गति अधिक होती है तो ध्वनि की आवृत्ति में आभासी परिवर्तन होता है। ठीक है, आभासी परिवर्तन, उसको क्या बोलते हैं? डॉपलर का प्रभाव। ठीक है, होता कुछ है, सुनते कुछ और है। यहाँ पर चंद्रमा पर किसी तरह का कोई वायुमंडल नहीं होता है, नहीं तो चंद्रमा पर भी जाकर लोग क्या करते हैं? बस जाते हैं। पृथ्वी से जो चंद्रमा की दूरी है 3,84,365 किलोमीटर। कितना? 3,84,365 किलोमीटर। इसका जो व्यास है 3,473 किलोमीटर। पृथ्वी का व्यास कितना? 12,754 किलोमीटर। और इसका जो द्रव्यमान है पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 है। ठीक है, अर्थात किसी चीज़ का यहाँ पर 100 kg है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/81। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ठीक है, शांति सागर क्या है? मतलब यह वह स्थान है जहाँ अमेरिकी यात्री, ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग का अपोलो 11 उतरा था, उसी को क्या बोलते हैं? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। नेक्स्ट जो हमारा ग्रह है मार्स, जिसको हम लोग मंगल बोलते हैं। मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह भी बोला जाता है, लाल ग्रह के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि इसकी सतह पर लौह ऑक्साइड, ठीक है, ये अयस्क है, लोहा का लौह अयस्क पाया जाता है, इसके कारण इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। मंगल के 2 ध्रुव है, डिवोस और फोबोस। मंगल के 2 उपग्रह है, डिवोस और फोबोस। यहाँ पर 2 ध्रुव है, ये भी पृथ्वी की तरह ही यहाँ भी ऋतु परिवर्तन होता है, ये चीज़ हम पहले भी बताए हुए थे। ऐसा पृथ्वी की तरह ही मंगल भी अपनी धुरी पर झुका हुआ है। मंगल के 2 उपग्रह, डिमोस, फेमोस। यहाँ पर है निक्स ओलंपिया, एक पर्वत है जो कि मंगल ग्रह पर स्थित है। और ये जो है माउंट एवरेस्ट जो हिमालय में है, जो विश्व की अभी वर्तमान में पृथ्वी पर सबसे ऊंची चोटी है, 8,848 मीटर जिसकी ऊंचाई है। तो ये मतलब उससे भी जो है 3 गुना बड़ा है। कौन सा? निक्स ओलंपिया। और ये कहाँ स्थित है? मंगल ग्रह पर। और यह एक क्या है? एक ज्वालामुखी पर्वत है।
नेक्स्ट है बृहस्पति। बृहस्पति 8 ग्रह में सबसे बड़ा क्या है, उपग्रह है। आकार की दृष्टि से सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। यह गैसों से निर्मित ग्रह है। ये जो बृहस्पति है ये गैसों का गोला है, कह सकते हैं आप, गैसों से निर्मित है। इसके वायुमंडल में मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। वैसे तो संपूर्ण ब्रह्मांड में हाइड्रोजन हीलियम से ही ब्रह्मांड चल रहा है, लेकिन बृहस्पति में भी हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। बृहस्पति से रेडियो तरंग प्रसारित होता है। तो यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में से किस उपग्रह से रेडियो तरंग प्रसारित होता है या चाहे परावर्तित होता है, तो हम क्या बोलेंगे, बृहस्पति ग्रह से रेडियो तरंग क्या करते हैं, प्रसारित होते हैं, अर्थात आवागमन होते हैं। इसके 67 उपग्रह हैं और गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है इसका। इस पर विशाल गड्ढा है जिसके चारों ओर लपटे रहती है और ये विशाल धवा दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट जो हमारा ग्रह है शनि ग्रह है, जिसको हम सैटर्न बोलते हैं। ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा तो कौन है, बृहस्पति, और दूसरा सबसे बड़ा कौन है, शनि, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। इसके चारों ओर रिंग पाए जाते हैं, 5 रिंग, ठीक है, सॉरी 10 रिंग है, 10 रिंग इसके चारों ओर पाए जाते हैं। शनि के टोटल 62 नहीं, टोटल 81 जो है, सॉरी 81 उपग्रह इसके हैं। 20 नए 81-82 उपग्रह, 20 नए उपग्रह 2019-20 में खोजे गए हैं। तो यहाँ पर 62 चेंज नहीं हुआ है, 62 नहीं, 82-81 होना चाहिए। शनि तीव्रतम से घूरता है, घूमने के कारण सौरमंडल का सबसे चिपटा ग्रह है। ये सबसे चपटा ग्रह कौन है, शनि, और ये बहुत तेजी से घूमता है। यह आकाश में पीले रंग के तारे की तरह नजर आता है। उसके बाद आता है अरुण, जिसको यूरेनस बोलते हैं। अरुण पर मीथेन गैस की अधिकता है। यदि बोलेंगे निम्नलिखित में से किस ग्रह पर मीथेन गैस पाया जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, अरुण ग्रह पर, और इसी कारण यह हरा रंग का दिखाई पड़ता है। अरुण पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, पूरब से ईस्ट से वेस्ट की ओर, वेस्ट से ईस्ट की ओर नहीं। अरुण और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। अब कुछ चीज़ें यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको डिस्कशन कर लेना इम्पोर्टेंट है। अब देखिए टॉलमी, ठीक है, टॉलमी भी एक विद्वान थे, ये चीज़ हम आगे देखेंगे। इनका मानना था कि पृथ्वी ही केंद्र में है, ठीक है, पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य और विभिन्न उपग्रह इसके क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, किसके, पृथ्वी के, जो कि गलत था। लेकिन टॉलमी का मानना क्या था, टॉलमी विद्वान का मानना क्या था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है तथा सूर्य और अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। पोलैंड के खगोलविद या खगोल वैज्ञानिक कोपरनिकस 1543 इसमें आते हैं और इस बात को गलती करार देते हैं और बोलते हैं कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है, केंद्र में कौन है, सूर्य है, और सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। उन्होंने सौरमंडल की खोज भी की है। किसके द्वारा सौरमंडल की खोज किया गया, तो कोपरनिकस के द्वारा। क्वेश्चन पूछा जाता है, सूर्य केंद्रित परिकल्पना के अनुसार आकाशीय पिंड सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, अर्थात सूर्य केंद्र में होता है और आकाशीय पिंड सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। उसके बाद आते हैं केपलर, जो ग्रह के गति का नियम देते हैं, और केपलर आते हैं, और केपलर भी इसी बात का प्रतिपादन करते हैं। अब एस्ट्रॉइड्स जिसको बोलते हैं या क्षुद्र ग्रह, हम बोले थे कि मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है क्या करते हैं, चक्कर काटते हैं, कौन, तो क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह की बेल्ट मंगल और बृहस्पति के बीच में पड़ता है, पहले से हम बता चुके थे फिगर के साथ। इन्हें आवंतरण ग्रह भी कहा जाता है, जो अन्य ग्रह की भांति सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरस है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है, सेरस, जो 1032 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी खोज पियाजी के द्वारा किया गया था। और यहाँ से अरुण ग्रह के बारे में एक चीज और छूट रहा था। अरुण ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख है अल्फा छल्ला, बीटा छल्ला, गामा छल्ला, डेल्टा छल्ला और एप्सिलॉन छल्ला। अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा। अरुण के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन छल्ला। अरुण अपनी धुरी पर सूर्य के चारों ओर झुकाव के कारण लेटा हुआ प्रतीत होता है, इसीलिए इसके लेटा ग्रह भी कहते हैं। अरुण क्या है कि अपनी धुरी पर सूर्य के चारों ओर झुकाव के कारण लेटा हुआ प्रतीत होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। टाइटेनिया अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटेनिया अरुण का है, अरुण का क्या है, सबसे बड़ा उपग्रह है। वरुण, अरुण के बाद यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है, इसे वरुण ग्रह, इसलिए वरुण ग्रह क्या है, सबसे ठंडा है। इसका 13 उपग्रह है और ट्राइटन इसका सबसे बड़ा जो है उपग्रह है, जो चंद्रमा से भी बड़ा है। वरुण का सबसे छोटा उपग्रह नैयाद है, ठीक है, और वरुण का जो है रंग हल्का सा पीला है। उसके बाद कुछ चीज़ें यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि सभी ग्रह है, ठीक है, इसके कितने उपग्रह हैं ये भी इस दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है, इसका व्यास कितना है, ठीक है, और पृथ्वी का व्यास देखते हैं 12,714, 12,756, ठीक है, और ये कितने समय में परिक्रमण करते हैं, सूर्य का कितने समय में दूरी करते हैं, नेक्स्ट टाइम में हम देखेंगे।
अब यहाँ पर जो है पृथ्वी की गति के बारे में देखेंगे, एक दिन और लग जाएगा इसमें। और पृथ्वी की गति के बारे के बाद जो है हम यहाँ पर देख लेंगे पृथ्वी की कल्पना के बारे में, फिर समय जोन के बारे में देखते हुए इस प्रकार से इसको ख़त्म हम कर देंगे कल, और फिर स्थल मंडल के बारे में चर्चा करेंगे। तो यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और निश्चित रूप से अपने दोस्तों के साथ भी शेयर